फॉरेन एक्सचेंज की हम बातें कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमारे पास एक चैप्टर है, चैप्टर 14, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट मीन हम सीख रहे हैं कि फाइनेंशियल रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है या किया जा सकता है। और कोई दो तरह के रिस्क बिजनेस को मेनली फाइनेंशियल फेस करना पड़ते हैं। एक इंटरेस्ट रेट रिस्क और एक फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है, रसीट करनी है। क्यों हमें पंगा है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, बल्कि आजकल सारी दुनिया ही इन्वॉल्व है। आप लोग भी इन्वॉल्व हो, इम्पोर्टेंट चीज़ें यूज़ करते हो, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होने से अल्टीमेटली रिस्क आपको भी है। क्या ख्याल है? अब मोबाइल इतने का ले लिया है तो अगला मॉडल डॉलर महंगा हो गया तो वो भी महंगा हो जाएगा, ऊपर से गवर्नमेंट ने टैक्स भी लगा दिए। क्या ख्याल है? तो मी नेक्स्ट मॉडल मोबाइल का लेना औखा हो जाएगा। तो बिज़नेस को भी मसले हैं इस तरह के। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, बाहर से मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी इंपोर्ट करते हैं। क्यों? यहाँ पे तो बनती नहीं चीज़ें। अब हमें तो अब चीनी भी इंडिया से इंपोर्ट करनी है, टमाटर भी इंडिया से इंपोर्ट करने हैं, तो बिज़नेस के मटेरियल भी उनको इंपोर्ट करना पड़ते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होने से उनको रिस्क फेस करना पड़ता है। कैसे मैनेज करना है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को? थ्रू फॉरवर्ड बैंक के साथ जाके डील कर ली कि यार फ्यूचर में मुझे इतनी पेमेंट करनी है, तो बड़ा डरा हुआ हूँ, डॉलर पर्चे उड़ाई जा रहा है, आए दिन कहाँ कहाँ पहुँची जा रहा है, तो मैं तो बड़ा डर गया हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ आज एक रेट बुक कर ले, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली अपने दिमाग को तसल्ली दे दूँ कि डॉलर जितना भी ऊपर चला जाए मैंने उस रेट पे पेमेंट करनी है, मैं उतनी पेमेंट ही अरेंज कर लूँ। ये ना हो कि मैं अपनी तरफ से आज कैलकुलेशन करके पेमेंट अरेंज करूँ और जब पेमेंट करने का टाइम आए तो डॉलर के चल पीछे हो और लेके आ। तो रिस्क मैनेज होगा फॉरवर्ड के थ्रू। ठीक हो गया? एक रेट फिक्स कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली आपको बाइंग करनी है। फ्यूचर में रेट जो मर्जी हुआ आपने उसके अकॉर्डिंगली चलना है। ठीक हो गया? दूसरा, फॉरवर्ड नहीं है तो हमारे पास मनी मार्केट हेजिंग है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपना फॉरवर्ड खुद से बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? अगर फ्यूचर में पेमेंट करनी है तो आज एसेट क्रिएट करते हैं फॉरेन करेंसी में, उसमें अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, इतनी के इंटरेस्ट के बाद फ्यूचर में उतनी बन जाए जितनी हमने पेमेंट करनी है। वो पैसा कहाँ से लेते हैं? हम अपनी होम कंट्री में बारो कर लेते हैं। क्या ख्याल है? और बारो करने से हमारे पास एक कॉस्ट आ जाती है और उसे एक रेट भी हमारे पास पता चल जाता है कि इस रेट पे हमें ये ट्रांजैक्शन पड़ेगी। फॉरेन करेंसी रिसीट है, तो हमें क्या करना है, आज लायबिलिटी क्रिएट करनी है, बारो करने हैं फॉरेन करेंसी में पैसे। क्यों? दिमाग ख़राब है आपका? क्यों बारो करने हैं? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी? इससे हमें फ़ायदा हो सकता है। क्या फ़ायदा हो सकता है कि हम जो बारो करेंगे उसको ला के अपनी होम करेंसी में डिपॉजिट कर देंगे, डिपॉजिट करके उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाएंगे। अगर हमें नज़र आ रहा है यहाँ का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, फॉरेन करेंसी का इंटरेस्ट रेट कम है, तो इधर से कमा ज़्यादा रहे होंगे, उधर दे कम रहे होंगे। क्या ख्याल है? और जब पेमेंट का टाइम आएगा और अगर डॉलर की फ्लक्चुएशन की सूरत में कोई हमारा नुकसान हुआ तो इस फ़ायदे से वो कवर हो जाएगा। या तीसरा मेथड हमारे पास, फ्यूचर मार्केट में जाके भी हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। क्या ख्याल है? हवा में जाके बाय करेंगे, सेल करेंगे, ये ले मैंने इतना बाय किया, ये ले मैंने इतना सेल कर दिया। उसमें क्या होगा? गेन या लॉस। और गेन हुआ तो उतने पैसे फ्यूचर मार्केट से लेके आ जाएंगे, लॉस हुआ तो उतने दे के आ जाएंगे। ठीक है? लेकिन ऑब्वियसली आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके, कंसल्टेंट्स को, एक्सपर्ट को कंसल्ट करके ही ये काम करोगे ताकि गेन के चांसेस ही हों। तो जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन आपकी हो रही होगी वो आप स्पॉट पे कर रहे होगे। फ्यूचर में पेमेंट अगर आपने करनी है तो एक्चुअली आप स्पॉट पे ही पेमेंट कर रहे होगे, लेकिन आज और फ्यूचर के रेट में जो डिफरेंस की वजह से आपका लॉस हुआ वो फ्यूचर का गेन कवर कर देगा, आपका रिस्क कम कर देगा। क्या ख्याल है?
लेकिन इसमें मसला भी है कि अगर इधर स्पॉट में गेन हुआ तो फिर फ्यूचर का लॉस उसे कवर कर देगा। ठीक हो गया। लेकिन फ़ायदा है, क्यों? रिस्क मेनली है क्या? लॉस कवर हो जाए तो वो फ्यूचर के थ्रू कवर हो जाएगा आपका। ये बात समझ आती है? फ्यूचर क्या है? एक मार्केट है जहाँ पे एक्चुअल बाइंग सेलिंग नहीं हम कर रहे, ऐसी हवा में तीर छोड़ रहे हैं, चल भी बाय किया, इतने कॉन्ट्रैक्ट मैंने बाय किए, इतने कॉन्ट्रैक्ट मैंने सेल कर दिए, उससे क्या हुआ? कोई गेन हुआ तो स्पॉट का लॉस उसे कवर कर देगा। क्या ख्याल है? इधर लॉस हुआ तो स्पॉट का गेन उसे कवर कर देगा, हमारा जाएगा कुछ नहीं। इससे क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेज हो जाएगा। या एक और भी हमारे पास ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने की, ऑप्शंस, उसकी भी एक सेपरेट मार्केट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, और होगा वहाँ पे गेन ही गेन। क्यों? लॉस हुआ तो नो ऑप्शन, चल निकल, मैंने एक्सरसाइज ही नहीं करनी, मुकर जाएंगे बात से। नुकसान कितना को होगा? जितना को प्रीमियम दिया होगा। लेकिन गेन हो गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, गेन हो गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी और फ़ायदा हो जाएगा इसमें। तो ये भी क्या करेगा? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करेगा। सो कैसे कैसे कैलकुलेशन करनी है हमने सीख लिया, फॉरवर्ड भी सीख लिया, एक क्वेश्चन में चारों की कैलकुलेशन भी कर ली। फ्यूचर के अंदर एक और मसला आ गया था बेसिस का, वो भी हमने सीख के कल एक क्वेश्चन कवर कर लिया। कुछ मैंने एमसीक्यूज आपको दिए थे, 3-4 एमसीक्यूज से आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा प्लीज़। फ्यूचर में एक्चुअली आप ना तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ना एक्चुअली आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हो, हवा के तीर मार रहे हो कि भाई इतने बाय किए, कहाँ पे जाके? एक ब्रोकरेज हाउस में जाके इतने सेल किए, और उसमें जो गेन हुआ बस वो गेन आप मार्केट से लेके आ गए। क्यों? लॉस हुआ तो आपने पल्ले से देना भी है, इसलिए गेन आप निकाल लोगे वहाँ से। मीन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं है, हवा में। जो दूसरा इन्वेस्टी होगा, हाँ, वो क्या फील कर रहा है? वो एक सॉफ्टवेयर चल रहा है जहाँ पे उसके पास रेट आ रहे हैं, ये बाइंग सेलिंग के अकॉर्डिंगली वहाँ पे रेट आ रहे हैं। दुनिया ऐसे ही कर रही है, और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ट्रेड हो रही है स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, कमोडिटी में नहीं, शेयर में नहीं, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ट्रेड हो रही है वो फ्यूचर मार्केट के अंदर हो रही है। फ्यूचर मार्केट के अंदर हो रही है। किसी ब्रोकरेज हाउस के पास आप जाते हो, वो आपको फ्यूचर की ट्रेड के रेट देते हैं, और आप सेल करना चाहते हो तो सेल कर देते हो, बाद में बाय भी करना है, बाय करना चाहते हो तो बाय करते हो, बाद में सेल करके गेन या लॉस में बस इंटरेस्टेड होते हो। फ्रॉड भी हो सकता है। तो एक्सचेंज कोई रिलायबल होगी। ठीक हो गया। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट दो तरह के होते हैं, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट दो तरह के होते हैं, OTD एंड ETD। बचपन में शायद इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, वेरी लास्ट पेज ऑफ योर इकोनॉमिक्स। बचपन की जो इकोनॉमिक्स होती थी, कैफ में जो कैफ 2 होता था, उसके वेरी लास्ट पेज पे OTD ETD, समझ ही नहीं आई थी क्या है, समझ ही नहीं आई थी क्या है, रट्टा भी नहीं लग रहा था। टीचर ने भी कहा था बस पढ़ लो और छोड़ दो, कोई MCQ आ जाए तो ये देख लेना वरना छोड़ दो। वही OTD स्टैंड्स फॉर ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर, एंड ETD एक्सचेंज ट्रेडेड ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव एंड एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव। hedging instrument derivative, derivative mean hedging instrument, over the counter मीन आप hedging instrument में ट्रेड कर रहे हो ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मीन दो बंदों के बीच में जो बात चली है उसके अकॉर्डिंगली। एग्जांपल देंगे मुझे? फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन। ओवर द काउंटर मीन जो प्राइस फिक्स हुई दो बंदों के बीच में उसी के अकॉर्डिंगली आप चल रहे हो, तो फॉरवर्ड क्या है? ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। मार्केट रेट शेट नहीं है उसमें, मार्केट रेट शेट नहीं है। आपने मिन्नतें कर ली बैंक की तो फॉरवर्ड आपको कम रेट पे मिल गया। जितना भी रोना रो लो कि मैं इतने अरसे से तेरे साथ हूँ, इतना इन्फ्लो तुझे दे रहा हूँ, तूने मेरा ख्याल नहीं करना तो किसका करना है, मेरा तो आखिरी सहारा ही तू है, मैंने भी तुझे इतनी सपोर्ट की है, तो रेट आपको कम दे देगा।
क्या ख्याल है, वो रेट आपको कम दे देगा। OTD ऑप्शन फ्यूचर मार्केट फोर्सेस के थ्रू उनके रेट डिसाइड हो रहे होते हैं, उनके रेट मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिसाइड हो रहे होते हैं कि आज रेट ये है तो फ्यूचर का रेट ये भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो आज रेट अगर कोई फ्यूचर मार्केट में आपको मिल रहा है, ऑप्शन मार्केट में आपको मिल रहा है, तो वो मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई के थ्रू आपको मिल रहा है, तो वो क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव, एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव। ऑप्शन भी फ्यूचर भी वो क्या है, एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव। और जो फॉरवर्ड है वो क्या है, OTD ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मीन एक टेबल पे बैठ के निगोशिएशन की कि भाई ये रेट होगा, मार्केट में डिमांड सप्लाई के थ्रू रेट नहीं निकला वो। ये बात समझ आती है सर? सो MCQs में आ गए हम, MCQs में आ गए। MCQ नंबर 1 था हमारे पास, द करंट यूरो टू डॉलर एक्सचेंज रेट इज €1 to $1, €1 to $. ABC company, a Eurozone company, make a $1,000 sale to US customer on credit. ABC कंपनी आ यूरोजोन कंपनी कहाँ पे है, यूरोप में कि USA में, यूरोप में या USA में, मेक आ $1,000 सेल टू आ US कस्टमर। तो आप कहाँ पे हो, यूरोप में, कस्टमर आपका कहाँ पे है, USA में। आपने की है सेल, रसीट या पेमेंट, रसीट या पेमेंट, रसीट, रसीट। By the time the customer pays, the euro has strengthened by 20%. The euro has strengthened by 20%. आज रेट क्या है 2, इसका 20% ऐड करके रेट देखो क्या होगा, कितना होगा, सॉरी सर 20%, 2 का 20% ऐड करना है, कम ऑन, 2 इंटू 1.20 कर दो 2.4, 2.4। तो एक यूरो कितने डॉलर, $2.4। आपने 1000 की रसीट लेनी है, आपने 1000 की रसीट लेनी है, तो अपनी वो बनाएं आप रेशो के, इधर एक यूरो है, इधर $2.4 हैं, डॉलर 1000 है, तो ये x है। क्या ख्याल है, रिसीव लेस है। दो कैलकुलेशन करोगे कि एक ही कैलकुलेशन होगी, यहाँ पे करना क्या आपको, कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द यूरो रसीट विल बी। यूरो रसीट कितनी होगी, प्लीज़ मुझे अमाउंट बता दें। 416.67। सब एग्री कर रहे हैं पार्ट ए से, किसी को कोई मसला? ओके, नंबर 2 सर जैसे भी कर लो, बस आंसर ठीक आना चाहिए। तो वैसे कर लो फिर, जैसे मैंने बताया, दिस वीन उसे छोड़ दो, फिर ऐसे कर लो जैसे मैंने बताया। मान लो मेरी बात, मेरी बात मान लो। ये तो छोटा सा MCQ था, बड़े क्वेश्चन में मसला आ सकता है। मेरी बात मान लो, दोनों कैलकुलेशन कर लिया करो, दो रेट हो तो प्रॉपर बना लिया करो कि कौन 1 है और कौन कितना है, किस में पेमेंट लेनी है, x क्या है, उससे मल्टीप्लाई भी पता चल जाया करेगा, डिवीजन भी पता चल जाया करेगी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट आपके 12 नंबर बचा सकते हैं। क्या ख्याल है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 नंबर बचे हैं ना जी। नंबर 2, द स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज इज £1 इज इक्वल टू $1.4400। Annual interest rate are 4% in the UK and 10% in the USA. The 3-month forward rate of exchange should be, देखिएगा एक टॉपिक मैंने करवाया था आपको, इंटरेस्ट रेट पैरिटी। नोट्स में जाएं, खोलें ज़रा, इंटरेस्ट रेट पैरिटी। यहाँ पे मैंने बताया था कि बैंक वाले फॉरवर्ड रेट आपको कैसे दे रहे होते हैं, तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, थ्रू इंटरेस्ट रेट पैरिटी। कैसे कैलकुलेट करते थे इंटरेस्ट रेट पैरिटी, फॉरेन करेंसी अमाउंट डिवाइडेड बाय लोकल करेंसी अमाउंट इनटू 1 प्लस फॉरेन इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस लोकल इंटरेस्ट रेट। तो उसे कैलकुलेट करके आप आंसर दे दें, उसे कैलकुलेट करके आंसर दे दें। कितना, सॉरी चेक करें मिस, दोबारा चेक करें, आंसर दें मुझे। इंटरेस्ट रेट पूरे साल का दिया गया है, इंटरेस्ट रेट पूरे साल का दिया गया है।
1 प्लस करके 3/12 नहीं करना प्लीज, इंटरेस्ट रेट को 3/12 करके फिर 1 प्लस करना है सर। कल आप कह रहे थे ऐसे भी आंसर तो सेम आ जाता है, तो अगर मैं कल कह देता कि हाँ ऐसे ही करना है तो आज आके फिर मसला आ गया था। तो इसलिए प्लीज़ उस इंटरेस्ट रेट के साथ आपने फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है ऑलवेज, ऑलवेज वो पहले करके फिर बाकी बात साथ देखनी है क्या है। आंसर दे दें प्लीज। ए बी सी डी डी 1.4614, शायद 1.46138 आएगा, तो राउंडिंग ऑफ करके 4 डिजिट पे 14, डी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3, एमसीक्यू नंबर 3, द होम करेंसी ऑफ एबीसी कंपनी इज डॉलर। मीन आप अमेरिका में बैठे हो and is traded with the company in foreign country whose home currency is the dinar. The following information is available. Spot rate home country का 2 दिनार पर $1, $1, 2 दिनार के 20 दिनार, 20 दिनार। इंटरेस्ट रेट होम करेंसी होम कंट्री 3% पर ईयर, फॉरेन कंट्री 7% पर ईयर। इन्फ्लेशन रेट होम कंट्री 2% पर ईयर, फॉरेन कंट्री 5% पर ईयर। व्हाट इज़ द 6 months फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट? व्हाट इज़ द 6 months फॉरेन एक्सचेंज रेट? निकाल के देंगे ज़रा। 6 months फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट निकालना है। बैंक कैसे निकालता है? इंटरेस्ट रेट पैरिटी के थ्रू। क्या ख्याल है? फॉरेन करेंसी दीनार है, वो कितना है? 20 है, डिवाइडेड बाय होम करेंसी कितनी है? 1 है, प्लस 1 प्लस फॉरेन करेंसी का इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन को कुछ करना है, इन्फ्लेशन को कुछ करना है जी सर, करना है, इग्नोर करना है। इग्नोर करना भी एक काम होता है ना। क्या ख्याल है? जी आंसर दे दें मुझे। ए बी सी डी अभी किया कैलकुलेशन, पिछले क्वेश्चन में वही कैलकुलेशन यहाँ पे है। कम ऑन, ए आंसर ए 20.39। कॉन्फिडेंस से बोल क्यों नहीं रहे? पेपर में भी क्या बैठे रहेंगे? साथ वाले से पूछें, साथ वाला बोंगा हुआ तो जी। पार्ट ए आंसर है इसका 20.39 दिनार पर डॉलर। जी मुझे क्वेश्चन 4 का भी आंसर दे दें। क्वेश्चन 4 शायद यही इंटरेस्ट रेट पैरिटी है। 2 इंटरेस्ट रेट दिए गए हैं, दोनों करेंसीज दी गई हैं। ए बी सी डी सर 3 रिपीट कर दूं। $1 20 दिनार, $1 20 दिनार। इंटरेस्ट रेट दिए गए हैं दोनों कंट्रीज़ के, और उसने कहा कि आपने 6 months का फॉरवर्ड रेट निकाल के देना है। बैंक फॉरवर्ड रेट कैसे निकालता है? इंटरेस्ट रेट पैरिटी के थ्रू। इंटरेस्ट रेट पैरिटी के थ्रू। इंटरेस्ट रेट पैरिटी इज इक्वल टू फॉरेन करेंसी अमाउंट 20 डिवाइडेड बाय होम करेंसी अमाउंट 1 इंटू 1 प्लस फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस होम इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट को आपने 6/12 करना है। क्यों? 6 months का देना है आपने। क्या ख्याल है? इन्फ्लेशन को क्या करना है? इग्नोर करना है। क्यों? फॉरवर्ड का रेट आप निकाल के दे रहे हो, उसके अंदर इन्फ्लेशन का कोई रोल नहीं है। बैंक आपको फॉरवर्ड का रेट दे रहा होता है, और कैसे दे रहा होता है? इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली। और वो इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो ऑलरेडी इन्फ्लेशन एडजस्टेड होते हैं। जी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी। सब एग्री कर रहे हैं बी? कैसे निकाला आपने? 19.68 फॉरेन करेंसी डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 प्लस फॉरेन करेंसी का रेट डिवाइड बाय 1 प्लस होम कंट्री का रेट। कितने मंथ्स के लिए? पूरे साल के लिए। इंटू कोई फ्रैक्शन फ्रुक्शन नहीं लगानी। आंसर कितना आ गया? 20.58 दिनार। आगे चलूँ मैं? पक्की बात है जी सर, मसला। चलो आगे।
सो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करना हमने सीख लिया। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करना हमने सीख लिया। अब हम जा रहे हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैसे मैनेज करना है। सर ये रिस्क का राइज कहां पे होगा, कैसे राइज होगा? ये रिस्क का राइज होगा अगर आप इंटरेस्ट लेने जा रहे हो फिक्स रेट पे या फ्लोटिंग रेट पे। इंटरेस्ट रेट रिस्क आपको कहां पे आएगा, फिक्स रेट पे या फ्लोटिंग रेट पे? फ्लोटिंग रेट पे, फिक्स पे नहीं आएगा। फिक्स पे तो आपने आज जो एग्री कर लिया, आपने फ्यूचर में इसी के अकॉर्डिंगली पेमेंट करनी है, तो कोई रिस्क है नहीं। रिस्क कहां पे आएगा, फ्लोटिंग पे। जब आप लोन लिया और बैंक ने कहा भाई जो काइबोर रेट होगा उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट तो करेगा। काइबोर रेट ऊपर नीचे जाएगा तो रिस्क है, ऊपर जाएगा तो नुकसान है, नीचे जाएगा तो मसला भी है। नीचे तो बहुत बुरे हालात में जाता है इंटरेस्ट रेट, कम बहुत बुरे हालात में होता है। लाइक पीछे कोरोना आया था तो पूरी दुनिया के कंट्रीज़ ने इंटरेस्ट रेट लो किए हुए थे। इनफैक्ट अभी भी अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 3 से 5% चल रहा है जी। इंटरेस्ट रेट में मसला क्या है कि अगर हमने लोन लिया है फ्लोटिंग रेट पे तो उसमें हमें रिस्क है, एक बात। दूसरा, इंटरेस्ट रेट में रिस्क कहाँ पे हो सकता है। सपोज आज डेट है 1 फरवरी, हमें कोई 3 माह बाद पैसे की ज़रूरत है। 3 माह बाद हमने लेना है लोन। 3 माह बाद हमने क्या लेना है, लोन लेना है। 3 माह बाद कब हमने लोन लेना है, कब लेना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मीन 1 मई को क्या लेना है, मैंने लोन लेना है। आज तो इंटरेस्ट रेट कम है तो मुझे लग रहा है 1 मई तक कहीं इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ना हो जाए। क्यों, मैंने प्लानिंग आज कर ली है कि मुझे ये पैसा 3 माह बाद एक प्रोजेक्ट में लगाना है जहाँ से इतना रिटर्न मिलेगा, क्या ख्याल है। और वो प्लानिंग मैंने आज के रेट के अकॉर्डिंगली कर ली है, तो कुछ थोड़ा बहुत तो चलो ऊपर नीचे हुआ, चलो मैनेज हो जाएगा। अगर उस वक्त इंटरेस्ट रेट ही बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर तो मेरा वो प्रोजेक्ट वायबल नहीं रहेगा, क्या ख्याल है, नुकसान हो सकता है। तो रिस्क है कि 3 माह में इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए। ठीक हो गया, तो इस रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। कैसे मैनेज करेंगे इस रिस्क को। यहाँ पे जो रिस्क है कैसे मैनेज करेंगे, थ्रू फॉरवर्ड। बैंक के पास आ जाएंगे, भाई मैंने 3 माह बाद लोन लेना है तुझसे, बैंक का हमारा काम ही है सर, लेकिन आज तो इंटरेस्ट रेट कम है, 3 माह बाद मुझे लग रहा है कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो तू इस तरह कर, ये जो मेरा इंटरेस्ट रेट का रिस्क है इसे मैनेज करने में मुझे हेल्प दे। मेरे साथ आज एग्री कर ले एक इंटरेस्ट रेट और उस पे तू मुझे 3 माह बाद लोन देगा। उस पे तू मुझे 3 माह बाद लोन देगा। 3 माह बाद जो भी इंटरेस्ट रेट हुआ, आपका जो एग्री हो गया बैंक के साथ, उसी रेट पे ही आपको लोन मिलेगा। 3 माह बाद इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुआ तो फिर भी आपको नुकसान नहीं होगा, कम हुआ तो फिर शायद थोड़ा मामला ख़राब हो सकता है, लेकिन आज आपकी तसल्ली होगी कि मैं अब अपनी प्लानिंग जो है वो सुकून से कर सकता हूँ। ये जो बैंक के साथ आपने एक एग्रीमेंट किया, इसे क्या नाम दिया जाता है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट मीन इंटरेस्ट रेट आपने जो है वो फिक्स कर लिया, इसे क्या नाम दिया जाता है, FRA, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट वही फॉरवर्ड ही, क्या ख्याल है। वहाँ पे आपने करेंसी का रेट एग्री कर लिया था, यहाँ पे क्या कर लिया, इंटरेस्ट रेट एग्री कर लिया। रेट एग्री कर लिया कि इस रेट पे मैं लोन लूँगा। अब उस टाइम पे रेट जितना भी हो आप उसी रेट पे ही लोन लेगा। अब सपोज आपका एग्री हो गया कितना, 8% पे। कितना एग्री हो गया, 8% पे। जब लोन लेने का टाइम आया, कब, 1 मई को। एग्री आपने कहाँ पे किया, 1 फरवरी को। लोन लेने का टाइम आया 1 मई पे। उस वक्त मार्केट में सपोज रेट चल रहा है 10.5%। 10.5%। तो उस वक्त आप जो लोन लोगे वो लोगे कितने पे, 10.5% पे ही। लेकिन आपका फॉरवर्ड कितना था, 8% का।
फॉरवर्ड कितना था 8% का, तो रिमेनिंग जो 2.5% है ये क्या करेगा, बैंक आपको कंपनसेट करेगा। ये किसके थ्रू कंपनसेट होगी, कंपनसेट थ्रू फॉरवर्ड, कंपनसेट थ्रू फॉरवर्ड मीन वो फॉरवर्ड जिसके साथ आपने किया था वो आपको 2% एक्स्ट्रा जो है वो कंपनसेट करेगा। आपको इफेक्टिवली कितना पड़ेगा, 8% ही पड़ेगा। ये बात समझ आती है? क्यों, अभी आपने लोन तो नहीं ना लिया था, जहां पे आपने एग्रीमेंट किया तो लोन लिया तो नहीं, क्या ख्याल है, लोन लिया तो नहीं ना, क्या ख्याल है, लोन आपने कब लेना है, 1 मई को, और 1 मई पे अगर इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, तो आप 10% भी लोन लोगे, लेकिन वो जो फॉरवर्ड और उस वक़्त का जो स्पॉट इंटरेस्ट रेट है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो फिर आपको फॉरवर्ड पार्टी जो है वो क्या करेगी, कंपनसेट करेगी। फॉरवर्ड पार्टी जो है वो क्या करेगी, कंपनसेट करेगी। ये बात समझ आती है? क्या कहना है? अब आपने सपोज कहा जी 1 फरवरी को बैंक को कहा कि मुझे 1 मई को लोन चाहिए, कितना चाहिए, सपोज 10 मिलियन का चाहिए, कितने मंथ के लिए चाहिए, कितने मंथ के लिए चाहिए, सपोज मुझे चाहिए जी 6 माह के लिए चाहिए, कितने मंथ के लिए चाहिए, 6 मंथ्स के लिए चाहिए। ये 6 मंथ्स क्या है, लोन का टाइम पीरियड, लोन का टाइम पीरियड कितना है, 6 मंथ्स। ये क्या था, 1 फेब से 1 मई तक, इसको बोलते हैं रिस्क पीरियड, जिसके अंदर रिस्क था कि लोन की अमाउंट बढ़ ना जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, तो आपने फॉरवर्ड कर लिया। तो ये 3 माह क्या थे, रिस्क पीरियड। लोन का पीरियड कितना है, लोन का पीरियड कितना है, 6 मंथ्स। अब जब आपको फॉरवर्ड के बैंक रेट देगा ना, तो बैंक आपको रेट यूं देगा जी, एक फॉरवर्ड है हमारे पास जिसका रेट है 2V6, एक फॉरवर्ड है जिसका रेट है जी सपोज 3V9, एक फॉरवर्ड है जिसका रेट है जी सपोज 5V10, एक फॉरवर्ड है जिसका रेट है जी सपोज 6V3। अब आपने देखना है इनमें से कौन सा फॉरवर्ड आपके लिए है, उसका रेट आपने जो है वो क्वेश्चन में यूज़ करना है, बाकी 3 आपके लिए नहीं है। अब अगर आप लेने जा रहे हो 3 मंथ बाद लोन, 6 मंथ लोन पीरियड, तो इसके लिए फॉरवर्ड क्या बनेगा, ये जो पहला रिस्क पीरियड है ये पहला डिजिट है, इसमें 3 बनेगा, 3 बनेगा। ये जो दूसरा पीरियड है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है कितना बनता है, 9 मंथ्स। तो कौन सा फॉरवर्ड आप लोगे, ये वाला, ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। ये बात समझ आती है? इसका मतलब क्या है कि 2 मंथ बाद हमें लोन लेना है, 6 महीने नहीं, 4 मंथ के लिए। 2 माह बाद हमें लोन लेना है, कितने मंथ के लिए, 4 माह के लिए। क्यों, ये दूसरा डिजिट पूरा टाइम बता रहा है आपके एग्रीमेंट से लेकर लोन की रिपेमेंट तक का टाइम पीरियड, सिर्फ लोन वाला पीरियड नहीं बता रहा, ये पूरा पीरियड बता रहा है। हाँ, पहला डिजिट सिर्फ आपको बता रहा है कि आपका रिस्क कितने पीरियड का कवर हो रहा है। क्या ख्याल है? इसका मतलब क्या है, 5 माह बाद आपने लोन लेना है, कितने टाइम पीरियड के लिए, 5 माह के लिए। 6 माह बाद आपको लोन लेना है, नहीं सॉरी 3 ही होगा, यहाँ पे 9 होगा। 6 माह बाद आपको लोन लेना है, कितने मंथ के लिए, 3 माह के लिए। मीन पहला क्या बता रहा है डिजिट कि आपको कितने मंथ बाद लोन लेना है, और दूसरा डिजिट बता रहा है ये माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा लोन पीरियड, मीन कितने टाइम पीरियड के लिए लोन। मीन फॉरवर्ड के जो आपको रेट मिलते हैं बैंक से वो इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में भी इस तरह से डिफरेंट दिए होंगे, जैसे हमारे पास पीछे क्वेश्चन हमने किए 1 मंथ फॉरवर्ड का ये रेट है, 3 मंथ फॉरवर्ड का ये रेट है, 4 मंथ फॉरवर्ड का ये रेट है, 6 मंथ्स का ये रेट है। तो आप देख रहे हो 4 मंथ अगर फॉरवर्ड ले रहे हो तो सिर्फ वही रेट यूज़ करना है, बाकी हमारे लिए क्या थे, इग्नोरेबल। जिस तरह से अभी क्वेश्चन में इस तरह से रेट दिए गए होंगे। क्या ख्याल है, समझ आती बात? बैंक को क्या फ़ायदा है, बैंक आपका दोस्त है, बैंक इंटरेस्ट कमा रहा है, बैंक का भी एक लोन फिक्स हो गया कि लोन मैंने देना ही देना है। बैंक लोन देता है तो उसको फ़ायदा होता है। बैंक की कमाई क्या है, लोन दे के उस पर इंटरेस्ट कमाना, तो बैंक को फ़ायदा है। बैंक भी अपनी कैलकुलेशन करके आपको रेट दे रहा होगा, जैसे उधर इंटरेस्ट रेट पैटी की सिर्फ आपको रेट दे रहा होता था,
तो इधर भी वैसी कोई इनकी कैलकुलेशन करके आपको रेट दे रहा होगा कि भाई इस रेट पे तुझे मिलेगा। उस टाइम मार्केट से ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा हुआ तो बैंक नुकसान में, आप फ़ायदे में, कम हुआ तो बैंक का फ़ायदा बल्ले बल्ले होगी। क्यों? फॉरवर्ड एक एग्रीमेंट है, दोनों पार्टीज बाउंड हैं, क्वांटिटी भी फिक्स है, क्वांटिटी भी फिक्स है, टाइम भी फिक्स है, रेट भी फिक्स है, दोनों को इसके अकॉर्डिंगली चलना है, फ्यूचर रेट चाहे जो मर्जी हो। ये बात समझ आती है? एक क्वेश्चन नंबर मिलेगा 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, दौड़ो ना, ये लो क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा प्लीज। Engro Limited wish to borrow $5 million in 6 months time for a 3 months period। 5 मिलियन का लोन लेना है 6 माह के लिए, कि 6 माह बाद, 6 माह बाद 3 मंथ के लिए, तो क्या बनेगा 6v9, 6v9, 6v9। It can normally borrow from its bank at Kibor plus 0.5%। नॉर्मली जो मार्केट से अगर आप लेते हो लोन, तो बैंक आपको सपोज फ्लक्चुएटिंग रेट पे अगर लोन देते हैं तो क्या रेट है उसका, काइबोर उस टाइम का जो होगा प्लस 0.5%। काइबोर, व्हाट इज काइबोर? कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। ये क्या है? एक रेट फिक्स करते हैं। कौन फिक्स करते हैं? बैंक फिक्स करते हैं। कौन से बैंक फिक्स करते हैं? स्टेट बैंक के थ्रू। कैसे? ये जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े बैंक है ना, इनके ज़्यादातर के जो हेड ऑफिस हैं वो कराची के अंदर हैं। ठीक हो गया? अब चूंकि हेड ऑफिस उधर हैं, तो ये क्या करते हैं, एवरी डे अपने डिफरेंट इंटरेस्ट रेट लैंडिंग के, बोरिंग के जो है ना, सेंड कर देते हैं किसको, किसको? स्टेट बैंक को। सपोज स्टेट बैंक के पास 70 बैंकों के रेट आ गए। स्टेट बैंक क्या करता है, इनके रेट्स की एवरेज निकाल लेता है। वो एवरेज जो है उसे क्या नाम देता है, काइबोर। अब ये एवरेज कैसे निकालता है, उसमें से देखता है सपोज 70 बैंकों के रेट आ गए हैं, तो कुछ के रेट बहुत कम होते होंगे। क्या ख्याल है? ये क्या करता है, सारे बैंकों के रेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। किसी का 3% है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और देख रहा होता है कि अगर बैंकों के रेट्स में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है तो जो छोटे छोटे वाले हैं 15-20, उनको उठा के साइड पे कर देगा। जो बड़े बड़े वाले 15-20 रेट वाले बैंक हैं उनके रेट को भी उठा के साइड पे कर देगा। तो बीच में क्या बच गए, एवरेज वाले। क्या करा, उनकी एक एवरेज निकाल के डेली का रेट सेट कर देता है। तो क्या इसमें कोई बैंक अपनी मर्जी से ज़्यादा रेट या कम रेट चार्ज कर सकता है? नहीं करेगा, तो उसको उठा के साइड पे फेंक देगा। लेकिन सारे बैंक मिलके भी रेट सेट कर सकते हैं। कार्टल, तो उसमें फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जो कार्टल में जाएगा उसकी गला काट दिया जाएगा, यानी उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल। और बाहर के कंट्रीज़ में ऐसे केसेस हुए हैं, तो इसलिए बैंक ये हरकत करते नहीं कि आपस में कार्टल क्रिएट कर लें। ठीक हो गया? तो यहाँ से डेली बेसिस का काइबोर रेट आता है, फ्लक्चुएटिंग रेट, जो इतनी ज़्यादा भी फ्लक्चुएशन नहीं होती जितनी डॉलर में हो रही है। मतलब तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो क्या कहा जा रहा है जी कि जो रेट हमें मिलता है, लोन जो मिलता है वो मिलता है काइबोर प्लस 0.5% पे। द करंट 3 मंथ काइबोर रेट इज़ 5.25%। करंट, क्या हम करंट लोन लेने जा रहे हैं? क्या हम करंट लोन लेने जा रहे हैं? नहीं। हमने लोन कब लेना है? 6 महीने बाद। क्या ख्याल है? बट द कंपनी इज़ वरीड अबाउट द रिस्क ऑफ शार्प राइज इन इंटरेस्ट रेट इन द नियर फ्यूचर। लेकिन कंपनी को खतरा है कि 6 माह बाद रेट बढ़ जाएगा। क्यों? 5.25% को इतना ज़्यादा रेट नहीं है। नॉर्मली रेट पाकिस्तान में इस वक्त देखा जाए तो शायद कोई 13-14% चल रहा है। अमेरिका में 3 से 5% चल रहा है करंटली। अभी कोई 6 माह पहले अमेरिका में 0% भी था, माइनस में नहीं होता, 0% था। ठीक हो गया? सो करंटली रेट ये चल रहा है, लेकिन कंपनी वरीड है कि 6 माह बाद कहीं हालात ख़राब ना हो जाए, रेट कहीं बहुत ज़्यादा अपना चला जाए। सो अब बैंक कोट FRA रेट, तो कंपनी फॉरवर्ड में चली गई और बैंक ने 3 फॉरवर्ड रेट दिए।
मीन 3 माह बाद अगर लोन लेना है 6 माह के लिए तो रेट ये होगा। 9 माह बाद रेट अगर आपने लोन लेना है 3 माह के लिए तो रेट ये होगा। नहीं, आपने अगर 6 माह बाद 3 माह के लिए लोन लेना है तो रेट ये होगा। तो आप किस पे जा रहे हो? थर्ड वाला। बारो करने जा रहे हो, लैंड करने जा रहे हो। 2 रेट उसने दिए हैं। ये तो कॉमन सेंस हमारी है कि बारो करने जाएंगे तो बैंक रेट ज़्यादा चार्ज करता है, डिपॉजिट लैंड करेंगे बैंक को तो फिर रेट कम होता है। तो यहाँ पे कौन सा रेट आप लोगे? 5.30, 5.25, 5.30, 5.30। क्या ख्याल है? ये FRA का रेट है आपके पास 5.30। कहते हैं व्हाट विल बी द इफेक्टिव बोरिंग रेट फॉर द कंपनी। जब भी रेट निकालना है तो ईयर में होता है रेट। हाँ, आप अपनी कैलकुलेशन मंथ्स में कर रहे होते हो, लेकिन एंड पे अगर कोई रेट उसने पूछ लिया क्या होगा तो आपने ईयर का देना होता है। क्यों? मार्केट में जो रेट मिलता है आपको, ये 5.3% जो है ये 3 माह का नहीं पूरे साल का रेट है। तो हम अपनी कैलकुलेशन में इंटू 3/12 करेंगे और कैलकुलेशन के बाद कोई आंसर अगर रेट का आएगा हमारा तो 3 माह का होगा, तो हमने बताना है इफेक्टिव रेट मार्केट का क्या होगा, तो उसको 12 माह में कन्वर्ट करेंगे। कैसे भी देखते हैं। सो व्हाट विल बी द इफेक्टिव बोरिंग रेट फॉर द कंपनी? सपोज दैट द काइबोर रेफरेंस रेट इज फिक्स्ड at 6.5% at settlement date for the FRA। अब देखो, फॉरवर्ड के थ्रू आपने एग्रीमेंट किया और उसने कहा कि हम आपको 5.3% रेट पे लोन देंगे। जब आपने लोन लेना है वो क्या है? सेटलमेंट डेट। फॉरवर्ड का एग्रीमेंट करते वक्त आप लोन नहीं ले रहे। क्या कह रहा है? लोन आपने लेना कब है? सेटलमेंट डेट पे। मीन जब लोन का टाइम आएगा उस वक्त का उसने जो रेट बता दिया वो क्या है? 6.5%। 6.5% क्या है? काइबोर है। 6.5% क्या है? काइबोर है। क्या ख्याल है? तो रेट हमें मिलता क्या है मार्केट से? काइबोर प्लस 50%। कोई भी बैंक आपको लोन काइबोर रेट पे नहीं देगा। काइबोर स्टैंड्स फॉर कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। कराची इंटर बैंक मीन बैंक आपस में जो लोन की ट्रांजैक्शन करेंगे वो काइबोर पे करते हैं। जनता के लिए ये काइबोर नहीं होता। बैंक जब जनता को लोन देगा तो काइबोर के ऊपर कुछ चार्ज करके देगा। ये बात समझ आती है? काइबोर क्या है? बैंकों का आपस में रेट, आपके लिए नहीं। आपको बैंक क्या करेगा? काइबोर के ऊपर कुछ चार्ज करके रेट आपको चार्ज करेगा, काइबोर नहीं चार्ज करेगा। क्यों? आप बैंक नहीं हो। हर बैंक का डिफरेंट होगा। हर बैंक का डिफरेंट होगा। काइबोर वो बैंकों का आपस में रेट है, आपस में लेन देन जो करना है वो किस रेट पे करना है, लेकिन आपके लिए बैंकों का रेट डिफरेंट होगा। काइबोर के ऊपर कुछ चार्ज करेंगे, हो सकता है कुछ कम भी चार्ज कर रहे हो। क्यों? वो पता नहीं क्यों, दिमाग ख़राब होगा उनका। काइबोर माइनस इतने % आपको ऑफर कर दिया, उन्हें शायद नज़र आ रहा होगा फ्यूचर में काइबोर कम हो जाएगा। क्या ख्याल है? ये बात समझ आती है? तो आपको जो लोन मिलेगा वो काइबोर प्लस 0.5% में मिलेगा और सेटलमेंट डेट पे जो काइबोर रेट है वो कितना है? 6.5। दिस मीन आपको जो लोन मिलेगा वो 6.5% पे नहीं 7% पे मिलेगा। ठीक हो गया? अब हमने बात की कि क्या होगा जी, बैंक लोन हम लेंगे कितने पे? 7% पे। काइबोर सॉरी फॉरवर्ड हमारा कितना पे एग्री हुआ है? 5.3% पे। दिस मीन रिमेनिंग जो है वो हमें बैंक कंपनसेट कर देगा। मीन कैलकुलेशन करते वक्त हम जो इंटरेस्ट की अमाउंट निकालेंगे, इंटरेस्ट की जो अमाउंट निकालेंगे वो हम काइबोर प्लस 5% मीन 7% के अकॉर्डिंगली निकालेंगे। उसमें से जो FRA के थ्रू आपको कंपनसेशन मिली वो माइनस कर देंगे तो आपके पास टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। वो टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट जो है उसको आप फिर कन्वर्ट कर लोगे रेट में। अब देखो हुआ क्या। क्वेश्चन नंबर 27। आपका जो काइबोर रेट है वो कितना है? काइबोर रेट बताइएगा मुझे। 6.5%। ठीक हो गया? आपका जो FRA का रेट है वो कितना है? 5.3%। डिफरेंस कितना है? 1.2%। ये क्या है? कंपनसेशन। ये क्या है? कंपनसेशन फ्रॉम FRA पार्टी। ये क्या है? कंपनसेशन फ्रॉम
FRA पार्टी, FRA पार्टी बोले तो वो पार्टी जिसने आपके साथ फॉरवर्ड एग्री किया है। मीन आप लोन लोगे तब के रेट पे, प्लीज़ एक मिनट चुप रहिएगा, आप लोन लोगे तब के रेट पे, क्या ख्याल है। लेकिन जो FRA है वो अगर उससे कम है तो आपको FRA पार्टी क्या करेगी, कंपनसेट करेगी। अब एक बार यहाँ पे बात सुनिएगा, इसमें हमें इसमें जो बोरिंग पड़ेगी, जो बोरिंग हम करेंगे कितनी हमने डॉलर पेमेंट करनी है, 5 मिलियन। 5 मिलियन यूं ही लिखा जाता है, क्या ख्याल है। रेट हमें जो पड़ेगा वो सर क्या पड़ेगा, काइबोर प्लस 0.5% पे आपको जो है वो लोन मिलता है। काइबोर प्लस 0.5% पे मीन 7%, 7%, क्या ख्याल है। कितने माह के लिए आप लोन ले रहे हो, ये तो पूरे साल का ना, ये तो पूरे साल का है, तो क्या करोगे, इंटू 3/12 करोगे तो आपके पास बोरिंग की अमाउंट आएगी। मुझे जरा अमाउंट बताइएगा, 87,500। FRA के थ्रू आपको कुछ कंपनसेशन भी मिल रही है, क्या ख्याल है। तो कंपनसेशन FRA वो कितना मिल रहा है, 5 मिलियन। किस रेट से, 1.2% से, कितने मंथ के लिए, 3/12 के लिए। अमाउंट बताइएगा, 15,000 माइनस करूंगा, ये कंपनसेशन है। मीन आपने इंटरेस्ट इतना पे किया तो इतना आपको FRA के थ्रू कंपनसेट हो गया, तो आपका जो नेट इंटरेस्ट निकला वो निकला कितना, 7 to 500। यहाँ तक बात समझ आती है। मीन आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे, 7 to 500। अब उसने क्या कहा कि आपने इफेक्टिव रेट भी बताना है, तो 7 to 500 तो इंटरेस्ट है 3 माह का, तो रेट पूरे साल का बताना है, तो पहले आप इसको पूरे साल के इंटरेस्ट में कन्वर्ट करोगे। हमने FR1 में पढ़ा कि कोई फिगर जो है वो जितने % होती है उसको डिवाइडेड बाय उतना करते हैं, और आगे फिर जितने % हमने निकालना हो उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 3 माह का है तो डिवाइड बाय 3 कर दिया, और हमने निकालना है 12 माह का, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, तुम्हारे पास पूरे साल का इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी। कितनी, 290,000 डिवाइडेड बाय अमाउंट कितनी थी, 5 मिलियन, तो आपके पास अफेक्टिव रेट आ जाएगा 5.8%। अब देखिएगा सर, आपने यहां पे तो मल्टीप्लाई 7% पे किया है, लेकिन यहां पे आपने 6.5 क्यों लिया है। अब FRA के थ्रू बैंक जो आपको कंपनसेशन देता है ना, वो काइबोर रेट के अकॉर्डिंगली देता है, उसके ऊपर जो प्लस होता है उसकी कंपनसेशन नहीं देता। ठीक हो गया। FRA के थ्रू बैंक आपको ठीक है कंपनसेट करेगा, लेकिन काइबोर रेट और FRA रेट के बीच में जो डिफरेंस है, फॉरवर्ड का जो रेट का है, इसके बीच में जो डिफरेंस है उसकी कंपनसेशन देता है। काइबोर के ऊपर जो प्लस होता है उसकी बैंक कंपनसेशन नहीं देता। क्यों, वो बैंक की कमाई होती है, अपनी कमाई भी छोड़ दे, रिस्क भी बियर करे, कंपनसेशन भी आपको दे और अपनी कमाई भी छोड़ दे, तो नहीं, वो जो ऊपर वाला है उसका आपको कंपनसेशन नहीं, सिर्फ काइबोर और फॉरवर्ड के रेट में जो डिफरेंस है उसका आपको कंपनसेशन देगा। आपने एक्चुअल जो लोन लिया है वो कितने पे लिया है, इस रेट पे, काइबोर प्लस 5%। ये क्या था, काइबोर प्लस 5%, क्या ख्याल है, 6.5 प्लस 0.5% कितना हो गया, 7%। क्या ख्याल है, एक्चुअल आपने लिया इतने पे, लेकिन फॉरवर्ड के थ्रू आपको इतनी कंपनसेशन मिल गई। क्या ख्याल है, तो टोटल इंटरेस्ट आपने कितना पे करना है, इतना, लेकिन ये 3 माह का है। उसने कहा आप बताएं आपको इफेक्टिव रेट क्या पड़ा, और रेट कभी भी 3-6 माह का नहीं निकलता है, तो इसलिए हमने इस अमाउंट को पहले साल के इंटरेस्ट में कन्वर्ट किया, और फिर हमने वहाँ से रेट निकाला कि 5.8% पे इफेक्टिवली हमें ये ट्रांजेक्शन मीन ये पेमेंट हमारी पड़ी है। 5% हमें पे बना लेकिन हमारा तो फिक्स हो है ना। मीन हमें उस वक्त मार्केट में जब हमने लोन लिया उस वक्त रेट चल रहा था 7%, लेकिन हमें कितना पड़ा इफेक्टिवली, 5.8%। क्यों, इतनी हमें कंपनसेशन मिल गई FRA के थ्रू। FRA में ना जाते तो फिर 7% भी हमने लोन लिया था। FRA के थ्रू क्या हुआ, ये इंटरेस्ट रेट हमारा कम हो गया, रिस्क क्या हो गया, मैनेज हो गया।
FRA के थ्रू मीन हेजिंग के थ्रू, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के थ्रू मीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। क्या कहला है? अगर हम हेजिंग ना करते, फॉरवर्ड ना लेते, तो फिर हमें 7% पे ही लोन पड़ा। तो फिर रेट हम उसको डायरेक्ट तो बता सकते हैं, 4.5% का हम ऐड कर बता सकते हैं, लेकिन नहीं बताना, आपने ये कैलकुलेशन करके बताना है। क्यों? उसकी कोई रीज़न होगी, आगे आने वाले क्वेश्चन में पता चल जाएगी। क्या ख्याल है? लोन तो आप 7% पे ले रहे हो, लोन तो आप 7% पे ले रहे हो। क्या ख्याल है? FRA कितना कंपनसेट कर रहा है, कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? 1.2 कंपनसेट कर रहा है, कैसे पता चलेगा सर? ये कैलकुलेशन करने से, काइबॉर माइनस FRA। नहीं, हमने अभी इंटरेस्ट रेट पैटी के MCQ किए, वहाँ पे भी साल का रेट था, हमने 3/12 किया। मनी मार्केट हेज के अंदर भी साल का रेट होता था, हम इंटू 3/12 4/12 करते थे। इधर उसने कहा है कि आपने इंटरेस्ट रेट इफेक्टिव बताना है, और इंटरेस्ट रेट जब भी बताना होता है, कोई आपको ऑफर करता है तो वो सालाना होता है, 3 मंथ 6 मंथ का नहीं होता। क्या ख्याल है? इस पर अगर इंटरेस्ट रेट निकालेंगे तो 3 माह का बनेगा। इंटरेस्ट रेट हमने साल का बताना होता है, इसीलिए ये अमाउंट को हमने पहले साल के अमाउंट में कन्वर्ट किया, फिर हमने टोटल करंट वो लिया अपना जो बारो किया, तो हमारे पास इफेक्टिव रेट ये क्या है? पर एनम। मीन हमें ये ट्रांजेक्शन 5.8% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे पड़ी है। 3/12 ना करें फिर भी सेम आएगा, नहीं आपने करना है, आपने उस इंटरेस्ट को पहले साल के इंटरेस्ट की अमाउंट में कन्वर्ट करना है, फिर डिवाइडेड बाय आपने करना है क्या? टोटल जो बोरिंग की अमाउंट है, तो आपके पास ये रेट आएगा। क्वेश्चन 28 का आंसर दे दें प्लीज़ मुझे, क्वेश्चन 28 का आंसर दे दें प्लीज़ मुझे। सर मनी मार्केट हैज था फॉरेन एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए, यहाँ पे हम मैनेज कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट को। बिल्कुल लगाते थे, क्योंकि वो सालाना इंटरेस्ट रेट दिए होते थे, और हम चूँकि हैजिंग 3 माह का करने जा रहे हैं, 3 माह बाद हमें पेमेंट करनी है, डिपॉजिट 3 माह के लिए करने जा रहे हैं, बारो 3 माह के लिए करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम ये फ्रैक्शन अप्लाई करते थे, मीन 3 माह में कन्वर्ट करते थे उस इंटरेस्ट को। क्या ख्याल है? इंटरेस्ट रेट यहाँ से हमसे मांगा गया, तो हमने 3 माह वाला नहीं, पर एनम इंटरेस्ट रेट देना है ना, तो ये अमाउंट तो 3 माह के अकॉर्डिंगली निकल आई ना। 3 माह का इंटरेस्ट इतना है, तो अगर 1 साल का इंटरेस्ट होता तो वो कितना होता? इतना। तो रेट ये क्या आ गया? 1 साल का 5.8%। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन 28 प्लीज आंसर चाहिए मुझे। हो 14 to 17, 14, 15, 16, 17, 4 दिन आई कैप में रिवीजन होगी MFA की। कोशिश करूँगा वहाँ पे मैं ये न्यूमेरिक एरिया ही कवर करवाऊँगा, मैं करवाऊँगा कोई 6:30 से 9:30 3 घंटे डेली, 14, 15, 16, 17। तो कोशिश करनी है वो आपने टाइम स्पेयर करना है, वहाँ पे कोशिश करूँगा 4 से 5 न्यूमेरिक एरिया हम रिवाइज कर लेंगे। वैक करेंगे, फॉरेक्स करेंगे, बस्टिंग करेंगे, और क्या था, NPV करेंगे, साथ कुछ और भी एरियाज़ कवर करेंगे। तो कोशिश करनी है वो 4 दिन आपने रिवीजन के लिए बचाने हैं, 14, 15, 16, 17। क्योंकि अभी मुझे उन्होंने मैसेज किया, कंफर्म किया डेट, होपफुली वो अनाउंस भी कर देंगे, तो 4 दिन आपकी रिवीजन हो जाएगी वहाँ पे। मॉक कॉलेज वाले शायद 14 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको देखना आपकी तैयारी कब होगी तब देना है। ये मिटा दूं मैं? जी क्वेश्चन 28 का आंसर आपने इफेक्टिव रेट मुझे निकाल के देना है, इंटरेस्ट पे ऑफ भी निकाल के देना है, कितना इंटरेस्ट की अमाउंट बनेगी। इंटरेस्ट पे ऑफ का मतलब क्या है? इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी बनेगी?
रिजल्ट ऑफ FRA मीन FRA के थ्रू आपको कितना कंपनसेट होगा, कितनी अमाउंट कंपनसेट होगी, रेट नहीं कितनी अमाउंट कंपनसेट होगी। आई डोंट नो, शायद हो सकता है, एक दो शातें और मिल जाएं तो। जी आए देखें क्या कहता है। यूनिलीवर नीड टू बारो 6 million इन 3 months फॉर आ 12 months पीरियड। क्या मतलब? 3 माह बाद हमें चाहिए, 1 साल के लिए 3V15 वाला फॉरवर्ड लोगे। ओके, कितनी अमाउंट का? $6 million आपने बारो करना है। इट कैन बारो फंड्स एट काइबोर प्लस 50 बेसिस पॉइंट मीन 0.5%। इसका मतलब ये क्या है? 0.5%। सीख रहे हैं ना, सीख रहे हैं, परेशान होने की क्या ज़रूरत है, मैं बता रहा हूँ। सो काइबोर प्लस 0.5%, काइबोर रेट टुडे आर 5%। क्या हम आज लोन ले ले? तो बकवास है, इसको इग्नोर करो। बट द कंपनीज ट्रेजरर एक्सपेक्ट रेट टू गो अप टू अबाउट 6% ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। लेकिन वो कहता है रेट 6% तक भी जा सकता है। डरा हुआ है, रिस्क है कि आज ये है तो फ्यूचर में ये भी हो सकता है, और 5 से 6%, 1% बड़ा रेट है। क्या ख्याल है? सो द ट्रेजरर इज कंसर्न्ड दैट द कंपनी विल बी फोर्स्ड टू बारो एट हायर रेट्स unless some sort of hedge is transacted to protect the borrowing requirement। तो ट्रेजर कहता है कि हमें हेजिंग में जाना चाहिए। मीन इस पूरे पैराग्राफ में काम की चीज़ क्या थी? सिर्फ पहली लाइन, सिर्फ पहली लाइन कि 5 मिलियन का आप लोन लेने जा रहे हो कि 6 मिलियन का? 6 मिलियन का आप लोन बारो करने जा रहे हो। कितने टाइम पीरियड के लिए? 12 माह के लिए। कब? 3 माह बाद। और मार्केट में काइबोर प्लस 50% पे लोन मिलता है। ठीक हो गया? मीन ऊपर वाला क्वेश्चन देखा जाए तो ये देखा जाए तो सिर्फ ये 3 लाइनों का डिफरेंस था जिसने क्वेश्चन को बड़ा कर दिया और परेशान कर दिया। हाँ, द ट्रेजरर डिसाइडेड टू बाय a 3V15 मीन 315 FRA टू कवर द 12 months पीरियड। यही बनता था। क्या कहला है? बिगिनिंग 3 months फ्रॉम नाउ अ बैंक कोट 5.5% फॉर द FRA। तो FRA का रेट क्या है? 5.5%। FRA का रेट आ गया 5.5%। फॉर द FRA विच द कंपनी बाइज फॉर अ नोशनल ₹10 million। नोशनल का मतलब क्या होता है? फर्जी। फर्जी मीन फर्जी सा मीन बैंक से अगर आप कोई लोन लेने जाओ लाइक कोई 10 मिलियन का, तो बैंक इतना को आपको जो है वो रेट देता है। हम 10 million रुपीज़ लेने नहीं जा रहे, हम क्या करने जा रहे हैं? $6 million लेने जा रहे हैं। तो ये नोशनल का मतलब क्या है? फर्जी। जब है ही फर्जी तो इग्नोर मारो, आपको रेट से कंसर्न है। हाँ, कंफ्यूज करने के लिए। 3 months from now rates indeed have gone up to 5%, so the treasurer must borrow fund at 6.5%। the काइबोर rate plus spread। spread मीन वो जो 0.5% था, मीन ये 6.5% के अंदर प्लस एडिड है। कितना प्लस एडिड है? 0.5% प्लस एडिड है। तो व्हाट इज काइबोर? 6%। 6% काइबोर। 6.5 वो प्लस साथ अटैच करके है। सो हाउएवर द कंपनी विल रिसीव अ सेटलमेंट अमाउंट विच विल बी मीन कंपनसेशन आपको मिल जाएगी अगर कोई डिफरेंस हुआ तो कितना? विच विल बी, जितना भी हुआ। तो कैलकुलेट कर दो। काइबोर आपके पास कितना आ गया? 6%। ये आ गया 5%। ये आ गया कितना? 0.5। 0.5। क्या ख्याल है?
लोन लेने जा रहे हो आप कितना, 6 मिलियन का, किस रेट पे, 6.5% पे। 6.5% क्या है, काइबोर प्लस 0.5, कितने मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए। तो आपको फ्रैक्शन अप्लाई करने की जरूरत है, नहीं, जरूरत ही नहीं है। क्या ख्याल है, फ्रैक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो सर क्या हुआ, क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है कि काइबोर जो है वो कितना है, 6% है। कैसे पता चला 6% है, क्योंकि उसने दिया हुआ है काइबोर प्लस 6.5% है, प्लस इंक्लूडेड करके। सो हमारे पास FRA कितना है सर, 5.5%। तो 0.5% क्या है, कंपनसेशन, कंपनसेशन थ्रू FRA। तो 12 आप करोगे सर, कितने पे, 6 मिलियन का लोन है आपका, कितना, 0.065 मैं कह सकता हूँ इसे, परेशान तो नहीं हो गए। 6.5% मीन 0.065, क्यों, कैलकुलेटर पे भी आपने ऐसे ही करना है। तो सर हमारे पास इंटू 12/12 करने की ज़रूरत है, नहीं, बोंगी करनी है हमने, क्यों करना है, क्या ख्याल है। तो अमाउंट दे दो, 390,000। सो सर कंपनसेशन थ्रू FRA, कंपनसेशन कितनी आपको मिल रही है, 6 मिलियन इंटू 0.005, क्यों, 0.5% था, तो 0.005 कितना, 30,000। ये माइनस करूंगा मैं तो 360,000। क्या ख्याल है, ये ऑलरेडी पूरे साल का है, ये ऑलरेडी पूरे साल का है। तो सिंपली क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 6 मिलियन, तो क्या आ गया आपके पास, 6%। व्हाट इज दिस, अफेक्टिव रेट। उसने आपसे क्या पूछा है, और क्या पूछा है, हाँ, और क्या पूछा है, रिजल्ट ऑफ FRA, मीन FRA के थ्रू आपको कितना कंपनसेट होगा, तो इतना कंपनसेट होगा, कंपनसेशन थ्रू FRA। जी बात समझ आती है। चलिए आगे, किसके, काइबोर के इक्वल आगे, लेकिन लोन तो आपने 6.5% पे लिया, आपको इफेक्टिवली कितना में पड़ा, 6% में, क्यों, 0.5% जो है वो आपको उसके थ्रू मिल गया। क्या ख्याल है, 0.5% उसके थ्रू मिल गया। अगर आप काइबोर प्लस 6.5% माइनस 5.5 करो, शायद 1% बनता है, ठीक है, 1% बनता है, लेकिन नहीं, हमें FRA के थ्रू 0.5%, 1% नहीं, 0.5% कंपनसेशन मिली। क्यों, काइबोर और FRA के बीच में कंपनसेशन मिलती है, उसके ऊपर जो प्लस होता है उसकी कोई कंपनसेशन नहीं है। ठीक हो गया, चले आगे जी। इंटरेस्ट रेट रिस्क भी मैनेज होता है फॉरवर्ड के थ्रू, फ्यूचर के थ्रू, ऑप्शन के थ्रू, फॉरवर्ड के थ्रू, फ्यूचर के थ्रू, ऑप्शंस के थ्रू। मनी मार्केट हेजिंग के वो तो इंटरेस्ट रेट ही थे। डिपॉजिट करोगे क्या, लोन लेने जा रहे हो, उसमें इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन का मसला है, तो उसमें क्या पेमेंट करनी है, तो क्या एसेट क्रिएट करोगे, लाइबिलिटी क्रिएट करोगे, फॉरेन करेंसी में नहीं, आपने लोकल करेंसी में लोन लेना है, तो इसलिए वो नहीं। फॉरवर्ड जो बैंक से रेट मिल गया इंटरेस्ट रेट का, फिक्स हो गया, या फ्यूचर के थ्रू, ऑप्शन के थ्रू, फ्यूचर के थ्रू कैसे वो बात करने जा रहे हैं। क्या अमाउंट क्या थी, 6 मिलियन थी, 10 मिलियन थी, कितने का बारो करने जा रहे हो सर। आप जो मेन बात है वो आप करने क्या जा रहे हो, बारो करने जा रहे हो $6 मिलियन। वो नीचे जो 10 मिलियन रुपीज़ है वो नोशनल, नोशनल का मतलब क्या है, फर्जी, मीन बैंक से फर्जी, मीन सपोज आप इतने का लोन लेने जाते हो तो बैंक ये रेट ऑफर करता है, तो इसलिए वो इग्नोरेबल थिंग थी। सपोज मीन इतनी अमाउंट तक का लोन लेने जाते हो प्लस माइनस में, तो बैंक कितना रेट देता है, मीन वो रेट दिया उसने कि बैंक रेट देता कितना है बड़ी अमाउंट का, मीन बड़ी अमाउंट का, कितनी की बड़ी अमाउंट को 10 मिलियन तक की जो अमाउंट। ठीक हो गया जी। फ्यूचर की बात अगर हम करें तो फ्यूचर में हम क्या करते थे, पहले अपनी हेज स्ट्रैटेजी डिफाइन करते थे। हेज स्ट्रैटेजी डिफाइन करते थे, क्या होती थी वो हेज स्ट्रैटेजी, क्या होती थी,
बाय नाउ सेल लेटर, बाय की स्पेलिंग क्या थी? या फिर सेल नाउ बाय लेटर। उसके बाद हम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, गेन लॉस ऑन फ्यूचर, गेन लॉस ऑन स्पॉट, फिर नेट कॉस्ट निकाल देते थे, ऐसे ही करते थे। क्या ख्याल है? इधर भी ऑलमोस्ट वैसी ही बातें करेंगे, लेकिन देखेंगे कैसे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको हेज स्ट्रैटेजी जो डिफाइन करनी है, ये बड़ा टेक्निकल काम है। आप या तो पैसे बारो करने जा रहे हो या फिर इन्वेस्ट में लैंड करने जा रहे हो। आप मुझे ये बताओ, अगर आप पैसे बारो करने जा रहे हो, आपकी हेज स्ट्रैटेजी क्या होगी? बाय नाउ सेल लेटर या सेल नाउ बाय लेटर? थोड़ा दिमाग खोल के ज़रा प्लीज़ देखिएगा। बारो करने जा रहे हो, बारो करने जा रहे हो बैंक से आप पैसे, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? बाय नाउ सेल लेटर या सेल नाउ बाय लेटर? मीन आप वो स्पॉट पे जो है वो करोगे बाय काइबोर प्लस जो भी मिलता है, लेकिन फ्यूचर में एंटर हो के आप क्या करोगे? एक लोन ले के वापस करके उस पर कोई इंटरेस्ट का डिफरेंस है, कोई गेन लोगे, जिससे आप वहाँ का फ्लक्चुएशन का रेट मैनेज करोगे। तो अगर आप बारो करने जा रहे हो तो आपकी स्ट्रैटेजी बाय नाउ सेल लेटर होगी या सेल नाउ बाय लेटर? टॉस कर लेंगे, हाँ टॉस कर लेंगे, हाँ या ये अब देखो, एक कंपनी की अगर हम बात करें, एक कंपनी लोन लेती है, डिबेंचर इशू करके, बॉन्ड इशू करके, लोन नोट इशू करके, ये इशू कर रही होती है, बाय कर रही होती है, सेल कर रही होती है। बाय कर रही होती है अपनी डेट सिक्योरिटीज़ या सेल कर रही होती है? सेल कर रही होती है। इन्वेस्टर बाय कर रहा होता है, क्या वो एक पर्चा, वो बॉन्ड का एक पर्चा कंपनी सेल कर रही है लोन लेने के लिए, इन्वेस्टर वो पर्चा क्या कर रहा है? बाय कर रहा है अमाउंट लैंड करने के लिए। तो अगर आप बारो करने जा रहे हो तो बाय नाउ पहले आएगा या सेल नाउ पहले आएगा? सेल नाउ। मीन ये किस लिए है? बारो के लिए। तो वो नोट्स वगैरह इशू करेगी तो क्या करेगी? इशू करने का मतलब क्या? मार्केट में आप सेल कर रहे हो या आप खरीद रहे हो? मैंने वहां से कॉन्सेप्ट बस बना लिया कि अगर आप बैंक से बारो करने जा रहे हो तो आपने बाय नाउ सेल लेटर पे जाना है फ्यूचर में, या सेल नाउ बाय लेटर पे जाना है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि किस पे जाना है? सेल नाउ। क्यों है उसके पीछे मैंने ये थोड़ा सा लॉजिक देने की कोशिश किया। अदरवाइज रटा लगा लो कि बारो करते वक्त सेल नाउ बाय लेटर, लैंड करते वक्त या इन्वेस्ट करते वक्त, डिपॉजिट करते वक्त बाय नाउ सेल लेटर। कहाँ से ये कॉन्सेप्ट मैंने निकालने की कोशिश की कि सपोज एक कंपनी लोन लेने जा रही है, बॉन्ड वगैरह इशू करके, तो बारो करने जा रही है ना, तो अपने ये जो लोन नोट या अपनी डिबेंचर है, ये बाय कर रही है, सेल कर रही है? सेल कर रही है। तो इसलिए ये बारो करने वाली स्ट्रैटेजी को क्या नाम देंगे? अभी सेल करना है, फ्यूचर में बाय करेंगे। हजम कर लो बस इतनी सी बात। हाँ, रटा लगवाने की बजाय मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश किया कि बारो करने जा रहे हैं तो सेल नाउ ही क्यों है, बारो करने जा रहे हैं तो सेल नाउ क्यों है, बाय नाउ क्यों नहीं है? क्या ख्याल है? इन्वेस्ट करने जाएंगे तो इन्वेस्टर क्या कर रहा होगा? सिक्योरिटीज, डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या कर रहा होगा? बाय कर रहा होगा। तो इसलिए उसमें पहले बाय आ जाएगा। और फ्यूचर में दोनों काम आपको करना पड़ते हैं, सेल भी और बाय भी। कोई एक काम करके आप फ्यूचर में नहीं रह सकते, दोनों काम करना पड़ता है। क्यों? फ्यूचर मार्केट में आप एंटर ही क्यों होते हो? गेन या लॉस के लिए। तो गेन या लॉस तभी होगा जब ट्रांजैक्शन पूरी होगी। सिर्फ बाय करके रख लिया तो क्या गेन लॉस होगा? जब तक सेल नहीं करोगे नहीं होगा। सेल किया है तो क्या कोई गेन लॉस होगा? नहीं, जब तक उसे बाय नहीं करोगे गेन लॉस नहीं होगा। सेल क्या किया आपने? आपके पास कोई चीज़ थी जो आपने पहले खरीदी हुई थी, सेल की है? नहीं, आपने तो हवाई फायर जो है वो सेल किया। इतनी सिक्योरिटी सेल कर दी मैंने, इतने कॉन्ट्रैक्ट मैंने सेल कर दिए। कहाँ पे हैं? पता नहीं कहाँ पे हैं। वो बाय करोगे तो फिर गेन या लॉस होगा बाद में। ये बात समझ आती है? ओके, क्वेश्चन में आगे।
क्वेश्चन में आ गए। फ्यूचर मार्केट में जब हम जाते हैं ना, फ्यूचर मार्केट में जब हम जाते हैं ना, तो हम वहाँ से जब रेट लेते हैं ना, जब रेट लेते हैं तो हमें रेट देते हैं जी, सपोज 92% रेट है 92% रेट इंटरेस्ट का। इन फ्यूचर मार्केट में रेट क्यों मिलता है 92? जी क्या प्राइस है लोन की 92? नहीं जी लोन की प्राइस है 94। नहीं जी लोन की प्राइस है 93.7%। तो हम क्या करते हैं, ये जो 92 है, ये जो 92 है, इसे हम क्या करते हैं 100 में से माइनस करते हैं, तो हमारे पास जो है वो फ्यूचर का रेट आता है, फ्यूचर का रेट आता है कितना 8%। हम क्या करेंगे, इसको 100 से माइनस करेंगे, हमारे पास रेट आएगा कितना 6%। हम इसको 100 से माइनस करेंगे, हमारे पास रेट आएगा कितना 6.3%। इन फ्यूचर मार्केट से रेट हमें इस तरह से मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसे 100 में से माइनस करके, ये इंटरेस्ट रेट है बाय का और सेल का, क्या कहला बाय का और सेल का। तो उस रेट से हम देखेंगे हमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, कैसे, जैसे एक बार FRA से हमने देखा था, बस फ्यूचर मार्केट का रेट, फ्यूचर पीरियड का नहीं, फ्यूचर मार्केट के रेट। आज अगर आप सेल करने जा रहे हो तो आज आपको फ्यूचर मार्केट से एक लोन सेल करने का रेट लेना है, कल को आप बाय करने जा रहे हो तो आप फ्यूचर मार्केट से लोन बाय करने का रेट लोगे। सेल और बाय के दो रेट होंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस आप देखोगे, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कैसे थोड़ी देर में देखते हैं। इतनी बात याद रखो कि फ्यूचर में जब भी जाते हैं, बाय नाउ सेल लेटर या सेल नाउ बाय लेटर एक स्ट्रैटेजी होती है हेज की, और फ्यूचर मार्केट में जब इंटरेस्ट के रेट आप लेने जाते हो तो आपको रेट इस तरह से मिलेंगे, ठीक हो गया, इस तरह से मिलेंगे। तो हम क्या किया करेंगे, उसे 100 में से माइनस किया करेंगे, तुम्हारे पास जो है वो क्या आया करेगा, रेट आया करेगा। एक चीज देखिएगा, इंटरेस्ट रेट बड़ा इंक्रीज हुआ, क्या कहला है, क्या मैं कह रहा हूं, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ, तो उसके अगेंस्ट फ्यूचर वैल्यू, ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू, ये क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्या कहला है, फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये बात समझ आई। इंटरेस्ट रेट अगर कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो फ्यूचर वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज होगी, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्यूचर मार्केट में आपको इंटरेस्ट के रेट किस तरह से मिलेंगे, इस तरह से 92, 93.4, हम 100 में से माइनस करके मीन क्या किया करेंगे, 100 माइनस I इज इक्वल टू फ्यूचर रेट। I क्या है जो मार्केट से आपको मिल रहा है 93, 93.7, ये क्या है, I है। ये बात समझ आ गई, चलिए आगे, मीन 100 माइनस I। अब एक क्वेश्चन 29 की तरफ आए प्लीज। पार्को एक्सपेक्ट टू बारो 10 मिलियन फॉर 3 मंथ्स, 3 माह के लिए आपको लोन चाहिए 10 मिलियन का, स्टार्टिंग इन 2 मंथ्स टाइम, 2 मंथ्स बाद। अगर फॉरवर्ड में हम जाएं तो कौन सा फॉरवर्ड लेंगे, 2V5, लेकिन देखना फॉरवर्ड है या नहीं है। स्टार्टिंग इन 2 मंथ्स टाइम इन अर्ली जून एंड एक्सपेक्ट टू पे इंटरेस्ट एट 3 मंथ डॉलर काइबोर प्लस 0.5%। और अगर मार्केट से आप लोन लेते हो तो आपको रेट क्या पड़ता है, काइबोर प्लस 0.5%। और एक्चुअली आपने जब लोन लेना है 2 मंथ बाद, तो उस वक्त का जो काइबोर रेट होगा उस पे 0.5% ऐड करके ही आप लोन लोगे। मीन बोरिंग आपकी एक्चुअल ऐसे ही होगी। फ्यूचर में एक्चुअल बोरिंग नहीं हो रही, ना ही लैंडिंग हो रही है, वहाँ पे हवा में बाय सेल, सेल बाय, जो भी रेट होगा सेल का वो सेल पे आ जाएगा।
जो भी रेट होगा बाय का वो बाय पे आ जाएगा, बीच में डिफरेंस में हम देखेंगे गेन है या लॉस है, कैसे देखते हैं अभी। ठीक हो गया। इट विश टू यूज फ्यूचर टू हैज द एक्सपोजर टू रेज इंटरेस्ट रेट, तो फॉरवर्ड नहीं फ्यूचर पे जा रही कंपनी। इफ इट देयर फॉर सॉरी अगर कंपनी बारो कर रही है फ्यूचर में जा रही है तो स्ट्रैटेजी क्या होगी, हैज स्ट्रैटेजी क्या होगी, सेल नाउ बाय लेटर। क्यों, देख लिया आपने, अब इसके ऊपर दोबारा बहस नहीं होगी, ना ही मिस्टेक होगी। अगर मिस्टेक हो जाए तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, आप लोन लेने जा रहे हो तो क्या करोगे, सेल करोगे कोई चीज़ अपनी या बाय करोगे, दिमाग क्लियर हो जाएगा कि क्या स्ट्रैटेजी है। So it wish to use future to hedge the exposure to raise interest rate. If therefore sell 10 June short security contracts, mean 10 contracts, 10 million divided by 1 million per contract at a price of 93.4, ये क्या है, सेल का रेट, सेल का रेट कितना 93.4 बोले तो 6.6%, 6.6%। क्या ख्याल है, क्यों फ्यूचर मार्केट में रेट इस तरह से मिलते हैं, तो हम 100 में से माइनस करके रेट निकाल लेंगे कि सेल किस पे होगा, सेल किस पे होगा 6.6% पे। ईच सब्सिक्वेंटली क्लोजेज द पोजीशन, ऑब्वियसली सेल किया तो आपने पोजीशन क्लोज भी करनी है, मीन बाय भी करना है, क्यों सिंगल काम आप फ्यूचर में नहीं कर सकते। क्लोजेज द पोजीशन इन अर्ली जून एट ए प्राइस ऑफ 92.7%, मीन क्लोज मीन बाय कितने पे होगा 7.3% पे। When it also borrows $10 million at 7.8%, which is the current 3 months KIBOR rate of 7.3% plus 0.5%, मीन करंट KIBOR 7.3% है और आपको लोन मिलता है KIBOR प्लस 0.5% पे, तो मिला के उसने ऊपर आपको टोटल भी दे दिया कितना 7.8%, मीन आपकी एक्चुअल बारिंग किस पे होगी 7.8% पे। आप इधर आइएगा ज़रा, क्वेश्चन 29, फ्यूचर्स हैज स्ट्रैटेजी, हैज स्ट्रैटेजी सेल नाउ बाय लेटर, क्यों सेल नाउ बाय लेटर ही क्यों सर, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, बोरिंग करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। आप देखिएगा ज़रा, गेन या लॉस ऑन फ्यूचर, क्यों वहाँ से हमें गेन या लॉस ही होता है और कोई चीज़ नहीं होती, हम कोई एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ना कर रहे होते हैं, ना हम कोई चीज़ खरीद बाय कर रहे होते हैं हवा में। ठीक हो गया। सो गेन या लॉस ऑन फ्यूचर सर देखिएगा, आपने पहले सेल करना है फिर बाय करना है, ये डिसाइड किया आपने, क्या ख्याल है। तो मुझे ज़रा बताइएगा सर, सेल आपने कितने पे करना है, रेट क्या दिया था 93.4, तो दिस मीन 100 माइनस 93.4 आपने किया तो क्या रेट बना 6.6% पे आप सेल करोगे। नहीं नहीं सर, क्या हो गया सर, वो तो ऑलरेडी आपको उतने मंथ का ही रेट दे रहा है। और बाय आप करोगे, बाय आप करोगे किस रेट पे 100 माइनस 92.7 क्या बना 7.7%। डिफरेंस क्या आया 7.3, डिफरेंस क्या आया 0.7%। व्हाट इज दिस गेन या लॉस, व्हाट इज दिस गेन या लॉस, लॉस आ रहा है, क्यों आप बाय ज्यादा पे कर रहे हो सेल कम पे कर रहे हो। हाँ सर देखिएगा जरा, ये सेल का मतलब क्या है, बारो, तो बाय का मतलब क्या होगा। अब बारो और लैंड को देखते हुए मुझे बताओ गेन आ रहा है लॉस आ रहा है, तो हम बारो लैंड कर रहे हैं या कोई चीज बाय सेल कर रहे हैं, बारो लैंड कर रहे हैं। फ्यूचर मार्केट में हमने कहा जी इतने डॉलर आज हमने क्या किए बारो किए, रेट क्या था ये, क्या कह रहा है 3 माह बाद हमने कहा जी इतने डॉलर हमने सेल किए, रेट क्या था ये, तो हमें क्या हुआ गेन हुआ, क्या ख्याल है गेन हुआ।
मीन हमने इंटरेस्ट दिया इतने परसेंट, लिया इतने परसेंट, तो ये क्या हुआ? गेन। क्या ख्याल है सर? ये बाय सेल कोई करेंसी नहीं हो रही, कोई कमोडिटी नहीं हो रही, क्या हो रहा है? बाय सेल ये हमने ठीक है वर्ड यूज़ किए हैं, लेकिन ये है क्या? बारो और लैंड है। तो बारो सेल है, लैंड बाय है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम गेन लॉस देखेंगे। हाँ समझ आइए अब? गेन लॉस ऑन फ्यूचर आ गया। अब बोरिंग आपने देखो कितने की हो रही है, कितने की हो रही है? कितने डॉलर? 10 मिलियन। किस रेट पे? 7.8% उसने आपको दे दिया, काइबोर प्लस 0.5% मिला के। क्या लिखूंगा मैं उसे? 0.078 लिख दूं? 0.078 लिख दूं? कितने मंथ के लिए? कितने मंथ के लिए? 3/12 करूं? अमाउंट बताइएगा। 195,000, 195,000। गेन ऑन फ्यूचर, गेन ऑन फ्यूचर कितना हुआ आपको? 10 मिलियन इंटू 0.7 को मैं क्या करूंगा? 0.007 करूंगा, इंटू 3/12 करूंगा, अमाउंट दूंगा कितनी? 7,500। ये गेन है, वो बोरिंग की कॉस्ट है, तो ये माइनस करूंगा। लॉस होता तो ऐड करूंगा। क्या ख्याल है? तो मेरे पास यहाँ पे एक इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई 177,500। अफेक्टिवली मुझे इतना इंटरेस्ट पड़ेगा 3 माह की बोरिंग अगर मैं करूंगा 10 मिलियन की। तो क्या ख्याल है? अब उसने कहा आपको अफेक्टिव रेट भी देना है, और रेट तो ईयरली होता है, तो इसको मुझे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। 177,500 को ये कितने मंथ्स का है? 3 मंथ्स का है, तो इंटू 12 करूँगा, 12 मंथ्स में कन्वर्ट हो गया, एक बड़ी सारी वैल्यू आ गई 710,000। इतना ही बनता है। डिवाइड बाय मैं क्या करूँगा? 10 मिलियन, तो कितना बन गया? 7.1%। व्हाट इज दिस? अफेक्टिव रेट जो आपको पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपको दे दूं मैं, पढ़ के देखें जरा, आपको दिया जा सकता है। 10 मिलियन आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, बारो नहीं करने जा रहे, इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो हेज स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी? बाय नाउ सेल लेटर, मीन आप पहले बाय करोगे और फिर सेल करोगे। क्या ख्याल है? पहले बाय करोगे फिर सेल करोगे, मीन पहले आप लैंड करोगे फिर आप बारो करोगे। तो दोनों की इंटरेस्ट रेट में आपने देख लेना है, डिफरेंस है, मीन जो लिया वो ज़्यादा है, जो दिया वो कम है, तो गेन या लॉस आ जाएगा। बोरिंग आप देखोगे, काइबोर प्लस कितने % पे आपको करनी है, कितने मंथ के लिए। गेन लॉस आप फ्यूचर का एडजस्ट करोगे, तो आपके पास ये इंटरेस्ट पे ऑफ आ गया। क्या ख्याल है? उससे इफेक्टिव रेट निकालना है, तो आपके पास इफेक्टिव रेट भी आ जाएगा। ये क्या है? इंटरेस्ट पे ऑफ, मीन कितनी अमाउंट इंटरेस्ट की बनेगी। अफेक्टिवली आपको एक्चुअली इतनी बन रही है, लेकिन फ्यूचर में जाने से इतना आपका फ़ायदा या नुकसान भी हो रहा है, तो एक्चुअली इंटरेस्ट पे ऑफ आपका कितना है? इतना, और इस रेट पे। क्या ख्याल है? इसका आंसर दे दूं आपको? 10.1%। 10.1%। क्वेश्चन 30 का आंसर 10.1%। भाग जाओ।